बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और फ़खर रहमान मेरे साथ हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हम हाज़िर खिदमत है। थोड़ी सी ताख़ीरी हुई है इसलिए कि मुझ पर एक मुकदमा है दहशतगर्दी का, तो अदालत में जाना था। तो फ़खर साहब तो अपने टाइम पर यहाँ मौजूद थे, लेकिन इनको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। बहरहाल अगली तारीख़ पड़ गई है और वही काम हो रहा है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। लेकिन थैंक यू वेरी मच, हमें जेल जाने से तारीख लेना बहुत बेहतर काम है। अच्छा जी, अखबार सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जंग अखबार जो मेन खबरें हैं, देखें ना। अब आप सुपर लीड जो है सऊदीया से $3 अरब हमें डिपॉजिट में तोसी हो गई। और बड़ी जो मेन फील्ड है, मेन जो खबर है वो एवंस फील्ड, नवाज शरीफ बरी। किसी ने जो मामलात वहाँ पर हुए, कैसे बरी हुए, कैसे गिरफ्तार हुए थे, कैसे मुकदमे बने थे, सब खल्लास। और हाँ जी, जनाब हर जो चाहिए सारे अखबार, दुनिया नवाज शरीफ बरी, डॉन नवाज शरीफ बरी, ट्रिब्यून नवाज शरीफ बरी, न्यूज़ नवाज शरीफ बरी, नवावक नवाज शरीफ बरी। और दूसरी खबर ये है कि हमारा कशकोल चल रहा है। एक तो जिन लोगों पर इल्ज़ाम आते जो पर्चियाँ नहीं दे सके वो बरीयत, और किसी अखबार ने कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने कोई इदारिया नहीं देखा कि यार ये जस्टिस और ये क्या इंसाफ का निज़ाम है, यानी मतलब ये कैसे हुआ है ना। बरी 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 बरी। और तुसी हो ना समझो बरी जड़ी मुंडे बोलों जाती है, और औरत लड़की की तरफ से जहेज होता है, बंदे की मुंडे की तरफ से बरी होती है, तो ये बरीयत हो गई सारी। और कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि ये जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपना बयान कर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं है। यानी वो कहते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7 अरब हो गया, उनमें से $3 अरब सऊदी अरब के हैं, कोई $1 या $2 अरब यूएई के हैं, कुछ चाइना के हैं, अपना पैसा ही कोई नहीं, लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे हैं। और अगर आप ये सवाल करें तो आप गद्दार मिल्लत हैं, आप गद्दार वतन हैं, भाई ये क्या। तो ये मेन स्ट्रीम तो ये बात आ रही है सारी की सारी। और फिर चेंज ऑफ मैनेजमेंट इन पीटीआई, उसमें खबरें हैं कि अब गौहर साहब आ गए हैं, डेफिनेटली वो कल ऐलान भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि फ़खर इस पे बात करना चाहेंगे। आज सबसे अच्छा जो इदारिया है, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, सियासी कुर्बानी, लिखा है डॉन ने इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। जी जनाब। देखें, मैं तो पहले ये कहूँगा कि कुछ रीजनिंग, कुछ सेम्पलेंस जो है ना, वो जो हमारे नेशनल मीडिया में इस एडिटोरियल से नज़र आई कि पॉलिटिकल सेक्रीफाइस यानी कि सियासी कुर्बानी, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात, साबिक वज़ीर आज़म, और किस तरह से उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं, यानी ये जो जिस किस्म का जमहूरी निज़ाम ये एक्सप्लेन करते हैं, उसके बिल्कुल बरअक्स एक बुचरिंग डेमोक्रेसी जिसको आप कह सकते हैं कि उस तरह का सिस्टम लाया गया है। अब के इमरान खान जो है वो इलेक्शन न लड़ सके, उसको बैट का सिंबल, बल्ले का सिंबल जो है वो इलेक्शन में न मिल सके, तो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। गो के यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये हिकमत अमली है कि बैट का सिंबल जो है ना वो उनको मिल जाए, लेकिन जो साजिश है, यानी जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ खुद ही साजिश करता है इलेक्शन कमीशन जो है, वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कराएगा, जब यहाँ पे मुल्क का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़ डेली जो है वो कह रहा है पॉलिटिकल सेक्रीफाइस, सबसे मोतबर। और आप ये देखें कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इस तरह से स्क्वीज़ कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल वो आपने देखा होगा कि चीन के रेस्टोरेंट्स में या थाईलैंड के रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो वहाँ पे वो बंदर का सर जो है ना इस तरह एक शिकंजे में रख देते हैं और फिर उसको वो कहते हैं चलो जी इसको खाने के तौर पे पेश करते हैं। यानी ये जमहूरियत का भी पाकिस्तान में सर इसी तरह से शिकंजे में है, और हर तरह से उनको खींचातानी में रखा हुआ है कि इनको बल्ले का निशान ना मिले ताकि ये इलेक्शन में कामयाबी ना हासिल कर सकें। और ये हिकमत अमली आई, वेरी गुड एडिटोरियल इसमें, जिस तरह से पॉलिटिकल सेक्रीफाइस क्या है कि अच्छा, इसमें एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक और चीज़ है इसमें, बहुत सारे ख़बरों में ये लिखा गया है जी कि बैरिस्टर जो गौहर हैं उनको इसलिए लाया गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं, और इसलिए बेसिकली लाया गया। यानी आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने कोई सियासी रोल अदा नहीं करना, हमारा कोई सियासी रोल नहीं है, चलें हम उनको इस बात को मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। तो ये जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं और हमारी जो
जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं या दानश्वर कहते हैं, वो अगर इस आइडिया को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं जी कि ये तो इसलिए लाया गया है कि उनके साथ बेहतर राब्ताकारी हो, गुफ्तगू हो, तो ये तो जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है। और जो पब्लिक स्टांस है इस्टेब्लिशमेंट का, भले अंदर से वो कुछ और भी हों, लेकिन उसके भी ख़िलाफ़ है। और ये मीडिया में चीज़ें इस तरह रिपोर्ट हो रही हैं, तो उसमें जो मुझे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने एक जो इलेक्शन वाली जो बात थी, अब मुझे नहीं पता वो उस वक्त किसकी सहूलतकारी कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, कि आपने इलेक्शन मुलतवी होने की बात नहीं करनी, और अगर करनी है तो अपनी बीवी से। तो लोगों ने कहा जी अगर किसी की बीवी ना हो तो क्या करें, किसी ने कहा पड़ोसी की बीवी से कर लें। तो एक और बंदे मनचले ने कहा तो पड़ोसी की बीवी से मैं सरगोशी करूंगा, तो उसके बाद जो मेरा अशर नशर होगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसका जने ने देख लिया। यानी ये एक अजीब सी बहस काजी साहब ने, मुझे नहीं समझ आई कि कहाँ से उनका ये आइडिया आ गया अब। लेकिन उनकी लाइफ में बीवी नहीं, तो जो है वो मुझे बहुत अहम है। बताएं काजी साहब क्या इस वक्त आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को इंट्रा पार्टी के लिए किस तरह से स्क्वीज किया है और ये जमहूरियत की नफ़ी हो रही है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर इनकाद के लिए अभी फैसला दिया है। यही सुप्रीम कोर्ट है कि हम आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद कराएंगे। तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के जो लीडर है और उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ किस तरह से गैर आइनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको अदालत के फैसले के बावजूद उनको जलसा नहीं करने दिया जाता, वर्कर कन्वेंशन नहीं किया जाता, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे पुलिस धावा बोल देती है। आप जी इतना तेजी से बोल रहे हैं, मुझे लगता है कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देखें, एक तरफ आपने जो $3 अरब की बात की, अभी हम कल परसों $50 अरब की बात कर रहे थे। इधर एक साल के गैर का पैसा है वो तो सी देता है। अच्छा, तो हमारे सुपर एक और खबर पे अगर आप दिखाते तो वो भी बहुत बेहतर है। बसंत, किसी ने ये खबर दी कि अमेरिका के अंदर जो है ना, अमेरिकी अथॉरिटीज़ ने उसको एक जो ऑफिशियल है इंडियन, उसको चार्ज कर दिया है मैनहट्टन में कि आप एक सिख लीडर को कत्ल करने की कोशिश आपने की। अब ये बहुत बड़ी खबर है। बेसिकली देखें, कनाडा ने इससे पहले भारत के साथ ये मसला उठाया कि नजर को वहाँ पर उसका जो कत्ल था वो 5 आई इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि उसमें इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद अब ये अमेरिका के अंदर भी ये कत्ल की जो बात थी उसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आई है उनकी, और बाकायदा एक बंदे को चार्ज किया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है और हम ये कहते भी रहे हैं। फिर जो वो पकड़ा गया था, जो वो क्या नाम है, जो बलूचिस्तान से वो जो इंडियन कुलभूषण यादव, वो एक बड़ा सबूत था। अब मुझे नहीं पता क्या वजह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की जो 2 नंबरी है पूरी दुनिया में, जो जिसको अमेरिकन्स और कैनेडियन जिसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो उसके बारे में कोई वो बात नहीं हो रही। और ये एक सिर्फ 2 कॉलम खबर मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में नज़र आई। मतलब ये एक ऐसी खबर थी जो जिसको एक, क्योंकि इसका बड़ा ताल्लुक़ है वहाँ पे जो लोगों की जदोजहद है वैली में, और इसमें जो भारत का जो असल फेस है, जो जिस तरीके से उनकी एजेंसीज काम कर रही हैं, वो एक्सपोज हो रहा है। तो लेकिन इस मामले में हमें कोई खबर ही नज़र नहीं आ रही, इसलिए और कोई इदारिया इस पर नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें, यही कुलभूषण यादव का मामला था जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए थे, और वहाँ पे जाके उस वक़्त की हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, इन्होंने क्या रोल प्ले किया था। आज कनाडा और अमेरिका में ये बात साबित हो गई है कि भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो दहशतगर्दी कर रही है और किस तरह से सिख रहनुमाओं को कत्ल कर रही है। यही ये केस है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज आप भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो ट्रांसनेशनल कत्लो गारत जो है वो किस तरह से स्टेट लेवल पे करते हैं। लेकिन ना तो आपका स्वाई, मैंने तो सिर्फ ये इस अखबार में देखा, बाकी कहीं पे इसका तस्करा तक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं, क्योंकि टाइम हमारा खासा हो गया, ये जो एवन फील्ड वाली हेडलाइंस है ना, इसके हवाले से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, तमाम अखबारों ने एवन फील्ड्स के हवाले से तो रैप दे दिया, लेकिन तमाम अखबारों ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई ये एवन फील्ड के अपार्टमेंट की ओनरशिप जो थी वो किस तरह आई और किसने ख़रीदी। अभी तक तो ये मामला हल नहीं हुआ। उधर बरियत का तो सबने वो कर दिया, लेकिन वो जो पनामा केस में सारी चीज़ें आई थी उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। जंग भी पाकिस्तान का जो एक बड़ा ग्रुप है उसका अखबार है। तो आज इन्होंने जो इदारिया लिखा है, आलमी बैंक के जो मशवरे हैं, उसमें एक बात इन्होंने लिखी है कि जो कंट्री डायरेक्टर हैं आलमी बैंक के, उन्होंने ये बात कही है कि इलेक्शन से पहले एक अवाम, सियासी जमातों और पॉलिसी साज़ों के एक जामे पॉलिसी डायलॉग का एहतमाम ऐलान किया वर्ल्ड बैंक ने। ये
तो इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, तो अभी तक तो कोई डायलॉग नहीं हुआ। तो ये भी पता चल गया, अगर आलमी बैंक ये कह रहा है कि डायलॉग होगा, तो इसका मतलब है कि जब तक डायलॉग नहीं होगा इलेक्शन तो नहीं होने वाले। तो वो सरगोशियाँ सारी सही हैं जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा अपने कपड़े शपड़े झाड़ें और देखें, लोग आपसे सवाल करेंगे। बहुत कम मुद्दत रह गई आपकी चीफ जजी की, हिस्ट्री के डस्टबिन में आप चले जाएंगे अगर आपने इसी तरह की हरकतें की, इसी तरह की बात की जिसमें इलेक्शन। ये जंग अखबार ने बड़े मलफूफ अंदाज में कोनीन जैसे खाते हैं उसके ऊपर शुगर कोटिंग होती है, आलमी बैंक के मशवरे के नाम से बीच में लिख दिया है कि आलमी बैंक ने डायलॉग का ऐलान किया है, कंट्री डायरेक्टर ने। तो जब तक वो डायलॉग नहीं होता पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो कारखाना कैसे चलेगा। तो उसको चलाने के लिए तो इसका मतलब है इलेक्शन 8 फरवरी तो नहीं होगा। और अगर तमाम सियासी जमातों का डायलॉग होना है तो जो फिर तहरीक इंसाफ को आप माइनस करने वाली बात कर रहे हैं ना, वो तो टाइम फिश हो गई। ये जंग अखबार का इदारिया ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ आउट नहीं है। ये जंग अखबार का इदारिया कह रहा है कि तमाम सियासी जमातों और पॉलिसी साजों के बीच में डायलॉग, और वो ये कह रहे हैं कि ऐलान कर रहा है कंट्री डायरेक्टर कि हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। तो सरकार सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बिल्कुल ये है, और यही जिस तरह इदारिये में तो आ गई, लेकिन इसको अपनी आप किसी लीड स्टोरी में नहीं है, मेन अखबार में ये नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हप कितना, कहाँ ले जाओगे इतने पैसे, कहाँ, क्या नोट खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने पैसे। ऑन ए लाइटर साइड अपना समी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई है, कहीं कल को काकड़ साहब कहें कि मियां साहब आप आ जाएं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए और एक नेशनल यूनिटी। देखिए मैं आपको खबर दिखाऊं, देखें ये हमारे जो वज़ीर आज़म गए हैं ना उधर कुवैत और यूएई, ये वहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग अरब रहनुमा है ना, उनके दिलों को धक्का दे रहे हैं। इन्होंने जाके को अरबों डॉलर की कहानी डाली है कुवैत में। ये देखिए खबर आया कि अमीर कुवैत शेख नवाफ अचानक तबीयत बिगड़ने पर हस्पताल मुंतकिल। उन्होंने कहा नहीं 10 अरब डॉलर कम है, कोई ज़्यादा, कोई 20 25 30। शेख साहब का दिल कांप गया ये, और हस्पताल में वो दाखिल हो गए। ज़ाहिर उन्होंने वजह नहीं बताई, सानू समझ आ रही है कि वजह की हो सकती है। तो भाई इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या बात नागवार नहीं, वो जब आप कहें कि नहीं 10 अरब तो बहुत कम है, कोई 30-35 अरब की बात करें तो बता अगला उसका दिल तो धक्का खा ही जाता है ना। और अपना शेख नवाब साहब तो ऐसे ही लग रहा है 80 साल उनकी उम्र है, तो ऐसे बुजुर्गों को इतनी बात करनी, जाके इतने पैसे मांगने, और वो भी पाकिस्तानी। वो आप सराइकी में जिस तरह बात करते होते हैं ना कि वो करेंगे। मैं तो 10 अरब के लिए आया था, लेकिन मैंने कहा आपका मर्तबा मुकाम जो है ना 10 अरब क्या है, वो मैं करूंगा। लेकिन जनाब ये आज के अखबारात थे, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।